हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 कंप्लीट करने के बाद हम दूसरे टॉपिक में चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। तो अब इसकी हम दूसरी क्लास नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को करने के पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। स्फेरिकल कैपेसिटर्स लिखिए, स्फेरिकल कंडेंसर और स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, सो दिस ये जो थ्योरी है ये स्फेरिकल कंडेंसर या स्फेरिकल कैपेसिटर से रिलेटेड है। तो क्या लॉजिक है इसका? आपके पास दो अलग अलग रेडियस के स्फेयर हैं। ओके, और इनको ले करके यदि आप एक स्फेरिकल कंडेंसर बनाते हैं, ठीक है ना, बाहर वाले की रेडियस a है, अंदर वाले की रेडियस क्या है बेटा? b। तो स्फेरिकल कंडेंसर बनता है और ये जो फॉर्मूला होता है इसकी कैपेसिटी का, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक आपने बीच में भर रखा है दोनों के, इस पोजीशन पे यदि आपने कोई डाइलेक्ट्रिक भर रखा है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के, कैपिटल के का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि आपने कोई डाइलेक्ट्रिक भर रखा है तो। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्मूले में आएगा ए बी अपॉन ए माइनस बी। ए बी अपॉन ए माइनस बी। ए क्या है? आउटर रेडियस है, बी क्या है? इनर रेडियस है। तो ए बी अपॉन ए माइनस बी। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूले का यूज करके अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। और अगर यदि के यहाँ पे एयर है तो के की जगह पे क्या आ जाएगा? सॉरी, एयर आ जाएगी। तो ये मीडियम के लिए है, एयर के लिए हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओनली ए बी अपॉन ए माइनस बी। चलिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन नोट करिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। किसी गोला, पहले हिंदी में पढ़ता हूं मैं बच्चों, फिर इंग्लिश में बताऊंगा। किसी गोलाकार संधारित्र के दो गोलों की त्रिज्याएं 0.4 और 0.6 मीटर है। 0.5 और 0.6 मीटर है। मतलब अंदर वाली जो रेडियस है b दैट इज इक्वल टू 0.5 और बाहर वाली रेडियस जो है a दैट इज इक्वल टू 0.6 मीटर। ये दो रेडियस दी गई हैं 0. यदि इनके बीच में पूरी तरीके से 6 परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो बताइए कि कैपेसिटी क्या होगी। ओके, सो क्वेश्चन इन इंग्लिश। There is a spherical condenser in which the radius are 0.5 and 0.6. If we filled a dielectric constant of medium of dielectric constant 6, then what will be the capacity of the condenser? आइए देखते हैं क्या होगी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला होगा क्योंकि मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट है। सो C मीडियम इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यू नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 पावर 9। यूनिट की बात नहीं करूंगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। एंड नाउ ये तो इसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू पुट करनी पड़ी। के कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा? 6 का भरा आपने, 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे फिल किया। नाउ ए बी अपॉन ए माइनस बी। सो ए बी 0.5 मीटर में है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 0.6 एंड 0.6 माइनस 0.5 कितना आएगा? 0.1। सही है, सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व कीजिए आप लोग फटाफट, टाइम दे रहा हूं आपको। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फेरेड। सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फेरेड इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करने के पहले आपको मैं बता देता हूं फॉर्मूला। कैपेसिटर फिल्ड पार्शियली फिल्ड विद इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक। यस, ये देखिए, ये अपने पास एक कैपेसिटर है। यदि आप इसमें T थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दें, इसके टोटल कैपेसिटर के बीच की दूरी कितनी है बेटा? D। और आपने यहाँ पे कितने की डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी परावैद्युत पट्टी हिंदी में बच्चे बोलते हैं जिसको, के कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की T थिकनेस की आपने स्लैब पुट कर दी है, तो जिसका कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके,
डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, ठीक है। अब यदि इसमें एक चीज देखिए, यदि आप इसमें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब्स पुट कर रहे हैं, अभी तो एक थी, अगर आपने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अलग अलग पट्टियां पुट कर रहे हैं, ये T1 का, ये T2 का, ऐसे लाइक वाइज T3 T4, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तो फिक्स है बेटा, पूरा ही D होगा, कुछ पुट कर दी हैं। ओके, तो D माइनस बेटा T1 पहली पट्टी, दूसरी पट्टी T2, तीसरी पट्टी T3, और इस तरीके से आपको कई सारे, तो T3 T4 प्लस T4 जितने भी होंगे वो पुट कर दीजिए, प्लस D माइनस T प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू रखते जाइए। अब देखिए, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर इसको आपने यदि कंप्लीटली फिल्ड कर रखा है, जितने भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये स्लैब किस में है? सीरीज में है। किस में है स्लैब्स? ये स्लैब सीरीज में है। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये T1 T2 T3 ये सारे जोड़ करके क्या बना देंगे? डी ही तो बना देंगे। ये जो थिकनेस सबकी इंडिविजुअल है, सबकी थिकनेस जोड़ करके क्या बना देंगी? डी। तो ये जो डी का टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए जो फॉर्मूला अगर पूरा कवर कर रहा है स्लैब, जो फॉर्मूला बनेगा सी का, क्या बनेगा? सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, केवल ये टर्म आएगा बेटा, क्या आएगा? T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। बिल आया समझ में? नहीं आया? अगर ये पूरा D कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यदि इसको मैं भर दूंगा तो इस D से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, नहीं भरा है तो नहीं होगा कैंसिल, है ना? नोट करिए। तो यदि पार्शियली आप डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं तो ये सिचुएशन होगी। अब इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें क्या सिचुएशन दी गई है? उसमें एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर की प्लेट को फुल्ली फिल्ड किया जाता है, बट दो अलग अलग तरीके के डाइलेक्ट्रिक से। ये कैपेसिटर है, इसके बीच के प्लेट के गैप को दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक से फिल किया जाता है। पहले डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है K1 और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है K2। ये बहुत पर्टिकुलर वैरायटी का क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो ये तो आपको पता है कि थिकनेस दोनों की ऐड होकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A, K नहीं है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या लगेगा? T1 अपॉन K1, यही होता है ना, प्लस T2 अपॉन K2, क्योंकि दो ही है, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। अच्छा, दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो दोनों स्लैब हैं ये इक्वल लेंथ की हैं, मतलब ये जो गैप है ये इक्वल है, तो इसको भी T मान लो और इसको भी T मान लो। ओके, इसको भी T मान लिया, इसको भी T मान लिया। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं, जो इन्होंने क्वेश्चन कहा है वो मैं बताऊं आपको। यस, तो ये यदि T और T इक्वल है, हाँ, तो क्वेश्चन यही था, एक समांतर पट्ट संधारित्र में T1 मोटाई का K1 परावैद्युत वाला पदार्थ, T2 मोटाई का K2 परावैद्युत वाला पदार्थ भरा हुआ है, तो संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा? भाई यही पूछा गया है, सीधी सीधी बात, यही है आंसर। क्वेश्चन है कि इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ K1 इज हाफ फिल्ड एंड सेकेंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ K2 इज फिल्ड टिल थिकनेस T2। फर्स्ट T1 तक भरा है, सेकेंड T2 तो भरा है, व्हाट इज द नेट कैपेसिटी? तो यही आंसर है बेटा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 प्लस T2, है ना, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। क्लियर हुआ? ओके, इसमें एक केस मैं आपको स्पेशल केस बता देता हूं। अगर ये T1 और T2 दोनों इक्वल है, T1 और T2 दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? देखिए, अगर T1 और T2 दोनों इक्वल हैं तो आपके पास C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 और T2 इक्वल है, दोनों हाफ फील्ड है, टोटल डिस्टेंस क्या होती थी बेटा? D। तो बेटा ये कहां तक भरा होगा? D/2 तक भरा होगा, D का हाफ, और ये भी कहां तक भरा होगा? D का हाफ, D/2। क्लियर? सो आई कैन राइट हियर D/2 by K1 and D/2 टाइम्स ऑफ K2। बोलो यस। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D मैंने कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या बच गया? एप्सिलॉन नॉट A 1 अपॉन 2 K1 प्लस 1 अपॉन 2 K2। यस और नो? तो एप्सिलॉन नॉट A यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा 2 K1 K2
अपॉन, सॉरी डी तो रहेगा ही, अपॉन K1 प्लस K2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मतलब एक फॉर्मूला बन सकता है कि यदि आप इस तरीके का कुछ डिवीजन कर देते हो, बांट देते हो अपने स्लैब को K1 और K2 में, तो जो आपकी कैपेसिटी है वो इतने गुना हो जाएगी। ओरिजिनली हवा में कैसे हो रही थी? ओरिजिनली हवा में हो रही थी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सिंगल आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसकी एक सिंगल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिना कोई दिक्कत के डी गैप होता है, तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है? C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये होती है। तो इसमें क्या कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? इतने ही से तो हो रहा है मल्टीप्लाई, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, सो यदि आप इसमें मीडियम बांट देते हैं इसको K1 और K2 में, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। समझ में आ गया? तो इससे कोई भी अपन को आगे फायदा मिल सकता है, इसलिए ऐसा अपन ने लिख लिया। नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बेटा, अब लिखिए टॉपिक एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। एक टॉपिक बनाता हूं, एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर्स। तो बच्चों मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, ये C का अमाउंट का कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C है, इसको आपने V वोल्ट से पोटेंशियलाइज किया, V वोल्ट दिया। इसकी एनर्जी आपको पता होगा क्या होती है एनर्जी, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, यही होती ना, हाफ CV स्क्वायर। अब अपन को कंपैरिजन करना है कि सीरीज और कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के मामले में एनर्जी कैसे वेरी होगी। चलिए आइए C और C के बहुत सारे कैपेसिटर लगा देते हैं। वोल्टेज क्या है? V, वोल्टेज V है। आइए इस सिस्टम की एनर्जी निकालते हैं। इस सिस्टम की यदि मैं एनर्जी निकालूं तो क्या होगा बेटा? एनर्जी हाफ, अब C की जगह आएगा टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी, अगर हर कैपेसिटी C है तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बताइए? यहां भाई इसके पास टोटल मतलब n कैपेसिटर से अपने पास, तो आपको पता होगा कि कैपेसिटी जो होती है सीरीज में जाने पर कम होती है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो क्या आ जाएगा इसमें? नेट कैपेसिटेंस C बाई N। तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा C बाई N। ओके, नेट कैपेसिटी इनटू V का स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज V लगा हुआ है। यस, ये क्या हो गया? ये सीरीज कॉम्बिनेशन की एनर्जी हो गई। अगर n कैपेसिटर्स को आप सीरीज में जोड़ रहे हैं तो ये एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, n कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ने की एनर्जी कितना हो गया भाई? हाफ CV स्क्वायर अपॉन N। नोट कर लो, U सीरीज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर बाई N। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की एनर्जी बनाइए, U पैरेलल। तो यदि पैरेलल में आपके पास n कैपेसिटर्स हैं C कैपेसिटी के, तो नेट कैपेसिटेंस कितना निकलेगा? n टाइम्स ऑफ C, और वोल्टेज V है तो V स्क्वायर। तो U पैरेलल इक्वल टू हाफ n बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा? CV स्क्वायर। ये भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये जो केस है इसमें मैंने आपको क्या समझाया? इसमें मैंने आपको ये समझाया कि अगर n कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में लगा करके आप अगर V वोल्ट इस पे लगाते हैं तो पैरेलल की एनर्जी ज्यादा होगी सिस्टम की और सीरीज की एनर्जी कम होगी। सीरीज की एनर्जी डिवाइडेड बाई n हो रही है और पैरेलल की एनर्जी क्या हो रही है? n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। n टाइम्स क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। चलो अब इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा इससे डिफरेंट है क्वेश्चन। पहले हिंदी में पढ़ देता हूँ। n समरूप संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और V विभव तक आवेशित करते हैं। अब इनको अलग अलग करके श्रेणी क्रम में जोड़ें तो संयोजन की कुल ऊर्जा और विभवांतर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा उतनी ही रहेगी व विभवांतर उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा उतनी ही रहेगी और विभवांतर NV हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा n गुना बढ़ जाएगी, विभवांतर NV हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा n गुना बढ़ जाएगी और विभवांतर उतना ही रहेगा। नाउ इन इंग्लिश, आपके पास देयर आर n सिमिलर कैपेसिटर्स आर
n सिमिलर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए n कैपेसिटर्स है आपके पास, दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, सिमिलर तो भैया कैपेसिटी सबकी सेम है, दिस इज C, दिस इज ऑल्सो C, दिस इज ऑल्सो C, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हाउ मेनी आर देयर? n कैपेसिटर्स, और ये सब के सब V वोल्ट से पैरेलल में कनेक्टेड है, V वोल्ट से, यस V वोल्ट से कनेक्टेड है। तो कैपेसिटी C है, इसके ऊपर भी कितना वोल्टेज आ चुका होगा बेटा? V। इसके ऊपर भी कितना वोल्टेज आ चुका होगा? V। इसके ऊपर भी कितना वोल्टेज आ चुका होगा? V। ठीक है ना। अब कह रहा है कि V तक है, ठीक है। अब इस सिस्टम, पहले कह रहा है कि अब इसको तोड़ करके अपन हर कैपेसिटर को अलग अलग निकाल करके अपन ने सीरीज में जोड़ दिया, मतलब यहां से इसको तोड़ा और हर कैपेसिटर को अपन ने सीरीज में जोड़ दिया। ये देखिए सीरीज में, बेटा सीरीज में जोड़ दोगे, ठीक है, आप जैसे ही सीरीज में जोड़ोगे तो ये अपनी कैपेसिटी तो लेके आया है, कैपेसिटी तो नहीं बदलेगी, बट अपना पोटेंशियल भी लेकर के आया है। कितना पोटेंशियल लेके आया बेटा? V। इसके पास भी कितना? V और कैपेसिटी C, और इसके पास भी कितना? V, कैपेसिटी भी C। ऐसे कितने हैं बेटा? N है। तो ये लास्ट वाला जो nth है वो भी V लेके आया है और कैपेसिटी C लेके आया है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, सीधा ऐड होता है सीरीज में। तो V नेट, जो नेट पोटेंशियल आएगा अब इस सिस्टम का, वो कितना आएगा बेटा? n टाइम्स ऑफ V। से यस की नो? सो तो टोटल नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ V, एंड कैपेसिटी C, कैपेसिटी सीरीज में कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? C बाई N, C बाई N। डन, यही होता है ना, नेट पोटेंशियल हो गया NV और कैपेसिटी हो गई C बाई N। अब हमको एनर्जी निकालने को कही जा रही है, आइए देखते हैं एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी कितनी होगी देखते हैं। एनर्जी दैट इज इक्वल टू U इक्वल टू होती है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। इस सिस्टम में 1/2, बेटा इसकी एनर्जी कितनी होगी? n टाइम्स ऑफ C, क्योंकि कैपेसिटी क्या हो जाएगी? C1T, C2, C3 सब ऐड होता है ना पैरेलल में, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C प्लस C प्लस C n टाइम्स क्या हो जाएगा? NC, और V तो V ही है। तो बेटा आंसर कितना आया? हाफ NCV का स्क्वायर। ये हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन की एनर्जी। इस बार सिस्टम अलग है, पिछले बार टोटल V वोल्ट से पोटेंशियलाइज किया था, इस बार सबका इंडिविजुअल V वोल्ट है और सबको अपन कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब इस बार एनर्जी देखते हैं, U सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इक्वल टू हाफ टोटल कैपेसिटी क्या हो गई बेटा? C बाई N, बोलो यस, इंटू V स्क्वायर, मतलब NV का अगेन होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? हाफ C बाई N स्क्वायर V स्क्वायर। तो N से N कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? हाफ NCV का स्क्वायर। नोट करिए, मतलब ये क्या हो गया भाई? ये हो गई n टाइम्स ऑफ हाफ CV स्क्वायर, मतलब पैरेलल में एक कैपेसिटर की एनर्जी का n टाइम्स, और इसमें भी सीरीज में भी वही तो आया, सेम टू आया, हाफ CV स्क्वायर का n टाइम्स ही तो आ रहा है। मतलब क्या एनर्जी चेंज हुई इस सिस्टम में? नहीं हुई, इस सिस्टम में एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्या पोटेंशियल सेम रहा? नहीं, पोटेंशियल बढ़ गया। एनर्जी उतनी ही रहेगी और पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यस, तो ऑप्शन चेक करता हूं, थर्ड का बी करेक्ट आंसर। यस, बिल्कुल सही है। एनर्जी सिस्टम की उतनी ही रहेगी बट पोटेंशियल बढ़ गया। पोटेंशियल कितना हो चुका है? n टाइम्स हो चुका है। देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 NV, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना था? V था। इस सिस्टम का पोटेंशियल टोटल V है, बट अब इस सिस्टम का पोटेंशियल कितना हो चुका है? NV। इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल हो चुका है NV। हाँ, यदि एनर्जी की बात की जाए तो दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी में पहले पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर प्लेट वाले संग्राहक की संग्राहक क्षमता का मूल्य किस पर आश्रित नहीं है? ए, प्लेट के क्षेत्रफल पर, बी, प्लेट के बीच के माध्यम पर, सी, प्लेट के बीच की दूरी पर, डी, प्लेट के बीच की धातु पर। यस, तो इंग्लिश में द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डजंट डिपेंड ऑन ए, फर्स्ट एरिया ऑफ द प्लेट, सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, थर्ड द मीडियम इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स, एंड डी द मेटल ऑफ द प्लेट। यस, तो साफ है, स्पष्ट है भाई। फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटी का पैरेलल प्लेट का? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। किस किस पे डिपेंड कर रहा है? के मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड कर रहा है, बट मेटल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो साफ आंसर है मेटल ऑफ द प्लेट। प्लेट के मेटल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है ना? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर।
संग्राहक की दो प्लेटों के बीच में एक द्रव जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भरा हुआ है, तो संग्राहक की संग्राहक क्षमता का मूल्य, ए ऑप्शन के मूल्य के अनुसार बढ़ता जाएगा, बी ऑप्शन के स्क्वायर के मूल्य के अनुसार बढ़ता जाएगा, सी के मूल्य के अनुसार कम होता जाएगा, डी के स्क्वायर के मूल्य के अनुसार कम होता जाएगा। इन इंग्लिश, देयर इज a dielectric constant K is filled inside the plates of the capacitor, then capacity of the capacitor is first increases as value of K, decreases as value of K, increases as value of K square, decreases as value of K square। सिंपल है बच्चों, C इज इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो दिख रहा है कि अगर आप K बढ़ाओगे तो आपका C बढ़ेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन C इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ K, जैसे K बढ़ेगा वैसे C बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 50 माइक्रोफैरड वाला एक संग्राहक 10 वोल्ट के विद्युत भारित किया गया है, उसकी ऊर्जा का मूल्य जूल में बताइए। ओके, देयर इज ए कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैरड, 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, इट इज पोटेंशियलाइज्ड बाय अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। इसको आपने 10 वोल्ट के वोल्ट से पोटेंशियलाइज किया गया है, आपको बताना है इसकी एनर्जी। सो व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। सो हाफ तो रहेगा ही, C कितना है 50 इंटू 10 की पावर -6 V स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, बेटा 1 0 2 0 3 0, 10 की पावर -6 में 3 0 ऐड हो गए तो कितना बचा 10 की पावर -3। 5/2, ओके, व्हाट इज दिस? वोल्ट, ना जूल, एनर्जी इज इन जूल। सो 5/2 कितना हो गया बेटा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 जूल। आई में राइट इट 2.5 मिली जूल। सो करेक्ट आंसर इज 2.5 इंटू 10 की पावर -3 जूल और 2.5 मिली जूल। डन? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आकृति में बताए हुए A और B की संग्राहक क्षमता 1 माइक्रोफैरड है, तो संग्राहक क्षमता का मूल्य बताइए। अच्छा, A और B के बीच की संग्राहक क्षमता 1 माइक्रोफैरड है, तो संग्राहक क्षमता, तो C की संग्राहक क्षमता का मूल्य बताइए। ओके, ऑप्शन A 1.4 माइक्रोफैरड, B 2.5 माइक्रोफैरड, C 3.5 माइक्रोफैरड, D 1.5 माइक्रोफैरड। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। Yes, in the given question the capacity between A and B is 1 microfarad, then what is the capacity of the capacitor C? बेटा एक C कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके साथ ये लगा हुआ है कैपेसिटर, दिस इज 2.5 माइक्रोफैरड, एंड अनदर ये लगा है, दिस इज ऑफ 1 माइक्रोफैरड, एंड दिस कनेक्शन गोज टिल हियर, दिस इज द पॉइंट B। इस पॉइंट का नाम दे दिया गया है C। ये C कैपेसिटर, सॉरी नॉट C, ये C कैपेसिटर है, ये A है। ओके, क्लियर हुआ? आपको कहा गया है कि A और B के बीच में जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है, यहां से लेके यहां के बीच में टोटल कैपेसिटी वो आ रही है कितनी? 1 माइक्रोफैरड। कितनी आ रही है? 1 माइक्रोफैरड। तो आपको C की वैल्यू बतानी है कि C की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल है। अगर आप इस तार को B को ऐसे ना देख के ऐसे देखें तो कोई बुराई नहीं है, बोले यस भाई B ऐसे हो गया। अब इसको यदि पकड़ के खींच दें आप तो ये A ऐसे आ जाएगा, C ऐसे आ जाएगा, और ये कैपेसिटर देखिए ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा और ये B ऐसा हो जाएगा। बोलिए यस और नो? खींच देंगे तो ऐसा हो जाएगा। नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और ये कितना है बेटा? C। क्लियर हुआ? अब ये C है और 1 और 2 का पैरेलल कितना होता है बेटा? 3। तो A और B के बीच में C और 3 की सीरीज लगी हुई है। A और B के बीच में C और 3 की सीरीज लगी हुई है। सो नेट कैपेसिटी 1/C इज इक्वल्स टू 3C 1/C डैश, नो, नेट कैपेसिटी इन सीरीज C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये होता है बेटा, 1/C नहीं करना। 1/C करोगे तो फिर 1/C करके 1/C1 प्लस 1/C2 करना पड़ता है सीरीज कैपेसिटर में। ओके, करेक्ट। नाउ व्हाट इज C? 1 माइक्रोफैरड, 1 इंटू 10 की पावर -6। व्हाट इज C1? अननोन C1। C2 इज व्हाट? 3 माइक्रोफैरड,
3 into 10 की पावर -6 अपॉन what, C1 plus C2, C plus C2, 3 into 10 की पावर -6. यस कि नो? क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? नो टोटल की दी है, हाँ 1 माइक्रोफेरेड की है ना, टोटल की दी है, टोटल की कैपेसिटी दी गई है 1 माइक्रोफेरेड. ओके. और ये कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे अपने से, मैंने इसको 2 और 1 लिख दिया, ये तो 2.5 था ना और ये 1 था, हाँ तब तो अलग होगा, 3.5 अलग ही हो गया ये. सो दिस इज 3.5. ओके. 2.5 and 1 3.5. नाउ अब कनेक्शन में टोटल जो कैपेसिटी है, द टोटल कैपेसिटी इज गिवन हाउ मच, 1 माइक्रोफेरेड. सो 1 आई कैन राइट हियर, फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट सीरीज में इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. सो C दिया है 1 माइक्रोफेरेड, 1 into 10 की पावर -6. C1 प्लस C2 को ऊपर ले आऊं ऊपर, C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू C1 C2. क्यों ले आए ऊपर, कुछ काम है इसलिए. सो 1 into 10 की पावर -6 ब्रैकेट में C1 पता नहीं है, C2 पता है, 3 into 10 3.5 माइक्रोफेरेड into 10 की पावर -5 -6 नॉट इक्वल टू C1 into C2, C मल्टीप्लाइड बाई 3.5 into 10 की पावर -6. देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में था, क्या बचा वहां पे बच गया ओनली C प्लस 3.5 into 10 की पावर -6. यस और नो? और यहाँ क्या बचा, इक्वल टू 3.5 टाइम्स ऑफ C. 3.5 टाइम्स ऑफ C को इधर लेके आओ, यहाँ -C, सो 3.5 into 10 की पावर -6 इक्वल टू 3.5 C माइनस C, दैट इज इक्वल टू 2.5 C. 2.5 C. ओके. कितना हो गया, 3.5 into 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 2.5 कर दो. सो C इक्वल टू 3.5 into 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 2.5. चलो डिवाइड कर लो इसको, डिवाइड कर लो इसको, ठीक है ना. सो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं 1.4, 2.5. देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हो रहा है. अब क्या बचा, ऊपर बचा 35, नीचे बचा 25. सो 1.4 और 2.5 दो ऑप्शंस है, तो सॉल्व कर लो. चलो और ज्यादा डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 5 से काटो 7 बार, 5 से कट गया 5 बार, 7 और 5 1.4, 7/5. आंसर आ गया 1.4 into 10 की पावर -6 इक्वल टू C. सो हाउ मच, C इक्वल टू 1.4 माइक्रोफेरेड. आंसर C इक्वल टू 1.4 माइक्रोफेरेड. डन. एनी प्रॉब्लम? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. सम विभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है. सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. एक एग्जांपल में ही देखा था मैंने, आपको बताया था मैंने, ऑल मेटेलिक सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है इक्वली पोटेंशियल पे. एंड इन मेटेलिक सरफेस द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट. यस और नो? द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट. उस पॉइंट पर परपेंडिकुलरली निकला करते हैं. यस और नो? मिटा दो, यहीं से निकलते हैं सरफेस से, ठीक है ना. हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया सम विभव पृष्ठ. तो भैया सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो सरफेस तो यही है ना मेटल की, तो मेटल की सरफेस से इसका एंगल कितने डिग्री है, 90. सो आंसर इज 90 डिग्री. दूसरा एग्जांपल, वो आइसोलेट चार्ज के लिए मैंने बताया था, दीज आर व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये सारे अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, ये V1, ये V2, ये V3, ये V4. यस और नो? ये V1 मान लो, ये V2 मान लो, ये V3 मान लो, ये क्या मान लो, V4. इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोपोगेट होती हैं. V1 सबसे ज्यादा बब्बर शेर पास में है ना. V1 किससे बड़ा, V2 से. V2 किससे बड़ा, V3 से. V3 किससे बड़ा, V4 से. अब देखिए आप इस सरफेस और इस लाइन के बीच का एंगल कितने डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री. तो नोट कर लो बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. क्लियर, नॉट क्लियर? चलो ठीक है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया गया है, पहले बता देता हूं। एक कैपेसिटर था, एक कैपेसिटर पहले वी बैटरी के साथ टच में था, कनेक्शन ऑन था, देख लो क्लोज है की, कनेक्शन ऑन था, इसको ऑफ किया गया, कनेक्शन ऑफ कर दिया गया, कैपेसिटर को निकाल लिया गया, ऑफ कर दिया गया। और कैपेसिटर को निकालने के बाद इसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर डाल दिया गया। आपको बताना है इसके चार्ज में क्या चेंजेस आएगा, चार्ज में क्या चेंज आएगा। दूसरा, इसके पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा। और तीसरा, इसकी एनर्जी में क्या चेंज आएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये चार्ज था, मतलब कनेक्टेड था, तो इसने अपने आप को कितने से पोटेंशियलाइज कर लिया होगा, V वोल्ट से, खुद भी V वोल्ट से चार्ज हो गया होगा। बोलो यस कि नो। कैपेसिटी C रही होगी, C कैपेसिटी रही होगी। कैपेसिटी तो खैर बैटरी पोटेंशियल से बदलती नहीं है, कैपेसिटी तो फिक्स होती है सबकी। तो यदि कैपेसिटी C है, चार्ज इसको V वोल्टेज से पोटेंशियलाइज किया है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या आ चुका होगा, Q इक्वल टू C इंटू V। बोलो यस और नो। अब हमने जैसे ही कनेक्शन खोल दिया, जैसे ही हमने कनेक्शन ओपन कर दिया है, तो इसके अक्रॉस पे कितना पोटेंशियल है बेटा, V पोटेंशियल है। और चार्ज भी इसके ऊपर कितना है बेटा, यही वाला Q चार्ज है जितना ये लेकर के आया है। कैपेसिटी भी कितनी है, C है, क्योंकि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, हो चुका है। अब आप जाते हैं, आप ले करके इस कैपेसिटर के अक्रॉस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देंगे। ओके, अब सवाल आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने से ना आपने किसी को चार्ज लिया ना आपने किसी को चार्ज दिया, आपने तो फिलिंग कर दी, तो Q क्या रहेगा बेटा, Q सेम रहेगा, Q में कोई चेंज नहीं आएगा, Q में कोई चेंज नहीं आएगा। याद आया। नाउ C इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इंटू V, यस और नो। सो V इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन C, सॉरी क्या गलत बोल गया, क्या गलत ही बोल गया। Q इक्वल टू होता है बेटा CV, यस, Q इक्वल टू क्या होता है CV, यस और नो। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q बाई C। तो पहले इसके ऊपर वोल्टेज कितना था बेटा, यदि इसके पहली बात की जाए तो V वोल्टेज इक्वल टू Q इसका चार्ज और कैपेसिटी C, यस और नो। अब इस केस में आ जाइए, V कितना होगा। देखिए मैंने बताया चार्ज तो सेम है, चार्ज क्या है, क्योंकि ना आपने चार्ज लिया ना दिया, चार्ज तो सेम रहेगा। मगर कैपेसिटी जैसे ही आप K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको पता होगा कैपेसिटी K टाइम्स हो जाती है, यस और नो। तो Q अपॉन C क्या था, V था, पुराना वाला V, यस और नो, अपॉन K, तो नया वाला पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्या हो गया, V बाई K। तो न्यू पोटेंशियल V डैश मान लो, तो Q डैश इक्वल टू Q, V डैश इक्वल टू कितना, V बाई K। ओके, अब एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ओके, सो U इक्वल टू हाफ C नई वाली कैपेसिटी कितनी हो चुकी बेटा, K टाइम्स हो चुकी ना नई वाली कैपेसिटी, K डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटी बढ़ जाती है, KC। और V जो है वो कितना हो जाएगा, V बाई K, तो V स्क्वायर बाई K स्क्वायर, एक K से एक कैंसिल हो गया K, तो कितना आ गया बेटा, U इक्वल टू 1 बाई K और हाफ CV स्क्वायर। मतलब एनर्जी भी क्या हो गई नई वाली, K टाइम्स कम हो गई। सो आप लिख सकते हो U डैश इक्वल टू U बाई K। बोले यस की नो, U डैश इक्वल टू U बाई K। तो क्या क्या समझ में आया भाई अपन को, आवेश नहीं बदलता मतलब चार्ज नहीं चेंज होगा। दूसरा, पोटेंशियल घट करके 1 बाई K टाइम्स हो जाता है। अगर आपने कनेक्शन अलग कर दिया है तो, अगर आपने बैटरी का कनेक्शन ब्रेक कर दिया है तो ये सारी बातें हैं, सब पे नहीं अप्लाई होंगी, ओनली एंड ओनली जब कनेक्शन ब्रेक कर दिया है तब के लिए अप्लाई होंगी। ओके, यदि आपने कनेक्शन ब्रेक कर दिया तो चार्ज विल बी सेम, Q ही रहेगा। नेक्स्ट V बाई K हो जाएगा, सो Q विल रिमेन सेम, Q डैश इक्वल टू Q, V डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई K।
कैपेसिटी C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगी, K टाइम्स ऑफ C, एंड एनर्जी U डैश इक्वल टू कितना, U बाई K। तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इससे 4 न्यूमेरिकल डायरेक्टली बन सकते हैं। ओके, 9th इज डन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूं। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले को इतना आवेश दिया जाता है कि उसकी सतह पर विभव 5 वोल्ट हो जाता है। गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा? एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को इतना आवेश दिया जाता है, चलिए, कि उसकी सतह पर विभव 5 वोल्ट हो जाता है, उसके केंद्र पर विभव क्या होगा? लो भाई, क्या कह रहा है इंग्लिश में? There is a 3 centimeter metallic sphere. This is the metallic sphere of 3 centimeter. Okay, this is hollow sphere, hollow, खोखला गोला है। Okay, it has been given charge. It has been given charge. How much amount of charge is given? The charge is given until जब तक कि इसकी सरफेस का पोटेंशियल कितना ना हो जाए बेटा, 3 वोल्ट। कितना ना हो जाए, 3 वोल्ट। इसको चार्ज तब तक दिया गया है, सॉरी नॉट 3 वोल्ट, इज 5 वोल्ट, 5 वोल्ट हो जाए। आपको बोला गया है कि अंदर, गोले के अंदर, इनसाइड द इंटीरियर रीजन, कहीं भी आपको बताना है पोटेंशियल क्या होगा, गोले के अंदर कितना पोटेंशियल होगा। बच्चों याद होगा आपको कि पोटेंशियल थ्रू आउट, अंदर बाहर हर जगह कांस्टेंट होता है मेटेलिक स्फीयर के लिए। तो यदि बाहर 5 वोल्ट है तो अंदर भी कितना होगा, 5 वोल्ट। ओके, क्योंकि मेटेलिक स्फीयर में इन स्फेरिकल केसेस जो पोटेंशियल होता है हर जगह सेम होता है, चाहे आप सरफेस पे ले लो चाहे अंदर ले लो, और बाहर मत ले लेना। ओके, यहाँ नहीं होगा सेम, यहाँ कम होने लगेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सेम रहता, कांस्टेंट रहता है। ओके, कितना होता है वैल्यू भी लिख लो। वैल्यू होती है 1/4 पाई V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q बाई R। R इज द रेडियस, R इज द रेडियस। Okay, R is the radius. Next question. क्वेश्चन नंबर 11। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान होगा A दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के समानुपाती। मतलब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल की रिलेशन पूछी गई है। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q एंड दे फाइंड दैट, पूछना है कि R डिस्टेंस पर या किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर जो पोटेंशियल के साथ डिस्टेंस की रिलेशन होगी तो क्या होगी। कोई पॉइंट P है तो आपको याद होगा इस पॉइंट, किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। 11th का C करेक्ट आंसर। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। डाइपोल के कारण मैंने R² बताई थी, आपको याद होगा, है ना। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 10 हो गया, 11 नॉट 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक 5 कूलम आवेश जब 2 सेंटीमीटर स्थित पर बिंदुओं के बीच में समान विद्युत क्षेत्र पे चलता है तो 2000 न्यूटन बल का अनुभव करता है। ओके भाई, 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट के बीच की दूरी दी गई है 5 सेंटीमीटर। पहले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ दूं। एक 5 कूलम आवेश जब 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच समान विद्युत क्षेत्र में चलता है तो 2000 न्यूटन का बल अनुभव करता है। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा। यस, सो एक 5 कूलम का चार्ज है। ओ सॉरी, गलती हो गई, दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा। ऑप्शन ए 8 वोल्ट, 200 वोल्ट, 800 वोल्ट, 20,000 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन इन इंग्लिश। ए 5 कूलम charge, there is a charge of 5 coulomb. This charge of 5 coulomb. When it is moving 2 centimeter, so 2 centimeter means how much meter? 2 into 10 की power minus 2 meter, मीटर बदल लिया। Okay, it is moving between the 2 point at 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे 2 पॉइंट है, उनके बीच में अगर ये चलता है तो चलने के लिए इसे 2000 न्यूटन का फोर्स फील होता है। मतलब जब ये यहां से यहां चलने की कोशिश करता है, यहां से यहां चलने की कोशिश करता है तो इसे जो फोर्स रियलाइज होता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू 2000
न्यूटन, 2000 न्यूटन। आपको बताना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना होगा। वी ऑल नो पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। बोलो यस और नो। डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डेल्टा एक्स अपॉन क्यू, एफ डॉट डेल्टा एक्स अपॉन क्यू। समझ गए ना। अब वेक्टर की बात छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा मतलब नहीं है वेक्टर किस डायरेक्शन में कैसा गया है। बस फोर्स कितना दे रखा है, 2000 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल कराई थी अपने, 2 इंटू 10 की पावर -2 डिस्प्लेसमेंट हो गई, अपॉन चार्ज कितने का, 5 कूलम। चलिए देखिए जी कैसे कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। कितना आ गया बेटा, 20 गुणे 2 40, आंसर 5। क्लियर हुआ। आंसर कितना आया, 8 वोल्ट। यही निकालना था ना, 8 वोल्ट करेक्ट आंसर, 8 वोल्ट बिल्कुल सही। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो बेटा अब एक चीज मैं आपको बता दूं, एफ डॉट डी एक्स, हालांकि वेक्टर का यहां लेना देना ज्यादा नहीं हुआ है, मगर यदि आप डायरेक्शन वायरेक्शन दी होती तो कुछ करते उसका भी। एफ अपॉन क्यू को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, ई। क्या बोल सकते हैं, ई। तो याद रखिएगा बेटा, इट इज ई डॉट डेल एक्स भी बन जाएगा ये। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डे एक्स, डेल एक्स डी एक्स। ओके, डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डेल एक्स। ओके, क्लियर हो गया। यस, पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक वायु संधारित्र में प्रत्येक प्लेट का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस प्लेट संधारित्र में की धारता 20 सेंटीमीटर व्यास के गोले की धारता के बराबर रखने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी। 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर। नाउ इन इंग्लिश, there is a air capacitor, the diameter of the each plate is 4 centimeter. To make its capacity equal to the sphere of diameter 20 centimeter, what would be the distance between two plates? मतलब क्या करा गया है, आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, जिसकी प्लेटें ऐसी हैं, सर्कुलर प्लेटें हैं, 2 प्लेटें सर्कुलर दी गई हैं और उनको यूज करके एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया गया है। कह रहा है यदि इसकी कैपेसिटी हम एक 20 सेंटीमीटर डायमीटर के इक्वल रखना चाहें कंडक्टर की, तो बताइए इन 2 प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। भाई सीधी सीधी बात है। क्या करवाना चाहता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी से कंपेयर करवाना चाहता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हवा में क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एंड ये क्या होती है भाई, ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डी दोनों बीच की दूरी होती है। सो डी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट ए। यही तो आएगा, यस और नो। चलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर। आर इज द रेडियस, 20 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस कितनी हुई 10। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 10 इंटू 10 की पावर -2 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो यस और नो। नाउ नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो कैंसिल कर दो सर, जो पहले ही कर दो, हटाओ, कैंसिल कर दिया। ओके, कर दिया कैंसिल। नीचे क्या बचा, ए। ए क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस, किसकी रेडियस, प्लेट की। ये प्लेट का एरिया है ना बेटा, तो प्लेट की रेडियस, प्लेट की रेडियस मतलब डायमीटर का आधा। अब बेटा आपको जो डायमीटर दिया गया है, प्लेट की रेडियस का जो डायमीटर दिया गया है, वो कितना दिया है मैंने आपको, डायमीटर मैंने दे रखा है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर का हाफ कितना होगा बेटा, इसका जस्ट हाफ कर दो, कितने हो गए रेडियस, 2 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। यानी पाई इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। बोलो जी, पाई से पाई कैंसिल,
क्या बच गया ऊपर? ऊपर बच गया मतलब अपने पास d आ रहा है, d इक्वल टू 4 बच गया, 10 बच गया, 10 की पावर माइनस 2 बच गया। ओके, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। बोलो यस। और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए d इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, ऊपर कितना हो गया? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है ये, और 10 की पावर कितना हो गया? 4। तो 4 जीरो और 1 1 जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो में से 2 जीरो गए तो कितना बचा? 3 जीरो। सो d इक्वल टू कितना? 1000। कहाँ बेटा? ओ हो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 1/d ही आएगा ये, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट ए, तो अपन को पलटना पड़ेगा, ये 1/d चल रहा है। 1/d इक्वल टू 1000 आया है। सो d इक्वल टू 1/1000 मीटर। सो आंसर कितना हुआ? 0 पॉइंट यानी 1 मिलीमीटर। 10 की पावर माइनस 3 मीटर मतलब 1 मिलीमीटर। ओके यस, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर मेरा आंसर आ रहा है। 13 का बी, 13 का बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके क्लियर, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखिए। आपके पास दो स्फेरिकल कंडेंसर है, कंडक्टर नहीं, स्फेरिकल कंडेंसर है। अंदर वाले गोले की रेडियस a है, बाहर वाले गोले की रेडियस b है। एक बार अंदर वाले गोले को ग्राउंड किया जाता है और एक बार बाहर वाले गोले को ग्राउंड किया जाता है, ठीक ना। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, मान लीजिए इस सिस्टम की। तो आपको बताना है, रेडियस के टर्म्स में ही बताना है आपको कि C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1, जो भी बड़े में से छोटा है उसको माइनस करके बताइए कि दोनों की कैपेसिटी का डिफरेंस कितना आएगा। यस, ये क्वेश्चन कीजिए, दोनों की कैपेसिटी का डिफरेंस कितना आएगा।